friends, welcome to my channel. This is my channel The Learning Palace. I am Anya और मैं आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये है मेरा चैनल The Learning Palace और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1. So let's begin. So friends, ये है अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण, मीन्स लैंग्वेज एंड ग्रामर. तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. नीचे दिए गए चित्र एवं वाक्यों को ध्यान से देखें, पढ़ें एवं समझें. इसका मतलब है कि जो हम लोग को नीचे दिया हुआ ये पिक्चर है उसको हम लोग को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और अच्छे से समझना है. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. बच्चों, भाषा शब्द का प्रयोग भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं. मानव विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं. मतलब हमारे जो मन में, हमारे माइंड में जो थॉट्स आता है, विचार आता है, उसको जो हम लोग शेयर करते हैं, उसको जो हम लोग बताते हैं किसी दूसरे प्राणी को, तो वो क्या है? वो लैंग्वेज, वो भाषा ही तो है. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. पशु और पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भाषा को व्यक्त करते हैं उन्हें पशु पक्षियों की भाषा कहा जाता है. इसका मतलब है कि जो पशु पक्षी जो ऐसी कुहू कुहू करके जो बोलते हैं वो उन लोग की भाषा को पशु पक्षियों की भाषा कहा जाता है. ठीक है. हाथों के संकेतों अथवा आँखों के इशारों से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं. मतलब जो हम लोग हाथ से इशारा करते हैं, हे इधर आओ ऐसे करके, या फिर हम लोग अपने आँख से इशारा करते हैं, तो वो सब सांकेतिक भाषा कहा जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसी प्रकार कवि अपनी कल्पना में समुद्र के तर्जन को समुद्र की भाषा, बादलों की गड़गड़ाहट में मेघों की भाषा, नदी की कलकल एवं छल को नदी की भाषा, प्राकृतिक वर्णन में कवि उसे प्रकृति की भाषा कहते हैं. ठीक है, मतलब जो ऐसे ही पेड़ पौधे का आवाज होता है और हवा चलने का, वेव्स का आवाज होता है और ब्रीज का आवाज होता है, नदी का आवाज होता है, ओशन का आवाज होता है, ये सब पत्ता गिरने का आवाज होता है. ये सब को कवि ने कहा है, राइटर ने कहा है कि ये सब उन लोगों की भाषा है. ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि इसके आगे का लाइन आपको नेक्स्ट पेज में पता चलेगा. तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम लोग छोड़े थे. अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं. मतलब हम लोग जो किसी भी व्यक्ति के सामने बोलकर कोई बात या फिर लिखकर कोई बात कहते हैं, उसको, वो साधन को हम लोग भाषा कहते हैं. अब यहाँ पे लिखा है भाषा के रूप, मीन्स काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. हम अपने मन के भावों और विचारों
को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, है ना। वो दो रूप कौन से हैं? वो दो रूप हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर की लाइन में बताया था कि जिस भाषा को हम लोग लोगों तक बोलकर पहुंचाते हैं और जिस भाषा को हम लोग लोगों तक बोल कर नहीं लिख के पहुंचाते हैं, उस भाषा के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। तो हम लोग वही ओरल लैंग्वेज का हम लोग अर्थ मीनिंग जानेंगे। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर समझाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जिस भाषा को हम लोग लोगों तक बोल के व्यक्त करते हैं, उस भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। जिस भाषा को हम लोग सुनकर समझते हैं, उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर देना। मतलब टीचर जो हमसे पूछती है कोई भी सवाल, उसका हम लोग जो जवाब देते हैं मौखिक रूप में, तो वो हो गया मौखिक भाषा। जैसे कि इसमें ही यही एग्जाम्पल है, कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब जो अध्यापक ने, जो टीचर ने हमसे पूछा क्वेश्चन, तो उसका हम लोग को आंसर देंगे, तो वही हमारा मौखिक भाषा कहलाएगा। कहानी व कविता सुनाना आदि ये सभी मौखिक भाषा के ही रूप है। मतलब कहानी सुनाना किसी को, वो भी एक मौखिक भाषा का ही रूप है। ठीक है। जो हम लोग कहानी सुनते हैं अपनी नानी से, अपनी दादी से, जो हम लोग कहानी सुनते हैं, वो सब क्या है? वो सब मौखिक भाषा ही तो है। ठीक है। वो सब भाषा के ही रूप में आते हैं, जो कि उसका नाम पड़ा है मौखिक भाषा, क्योंकि वो बोलकर व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे एगो पिक्चर में बात बताया जा रहा है। ये है रामू तुम एक सुविचार सुनाओ। रामू तुम एक सुविचार सुनाओ। यहाँ पे रामू बोल रहा है, अच्छे विचारों से अच्छा व्यवहार बनता है। ठीक है। ये हुआ आपका मौखिक भाषा का ही रूप। ओके। अच्छे विचारों से अच्छा व्यवहार बनता है। ये जो टीचर भी कह रहे हैं रामू से, तो वो टीचर भी हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे टीचर कहते हैं, तो वो कोई भी कुछ किसी आदमी से बोलता है तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं हम लोग। और जो आदमी लिख के किसी को, जैसे कि चिट्ठी हो गया, खत हो गया, वो हुआ आपका लिखित भाषा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग को क्या बताया गया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, यानी पेज नंबर 7 में। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है लिखित भाषा के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि लिखित भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा को हम लोग इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए उस रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा का हम लोग मीनिंग जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। मतलब जैसे कि हम लोग पेज नंबर 7 में पढ़े थे, मौखिक भाषा, जो हम लोग बोलकर किसी को व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं।
और इसमें दिया गया है भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। मतलब जिस भावों को हम लोग, विचारों को अपने लिख कर व्यक्त करते हैं, जैसे कि चिट्ठी में हो गया, खत में हो गया, हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, वह हो गई हमारी लिखित भाषा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया, जैसे आपके द्वारा पुस्तकों में किया गया गृह कार्य आदि लिखित भाषा का ही रूप है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को एक पिक्चर दिया गया, उसमें ये टीचर बोल रही है, बच्चों लिखो अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ये वही बात बोल रही है जो हम लोग इसके पिछले पेज में और इस पेज में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लिपि, मतलब स्क्रिप्ट। जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम विभिन्न चिन्हों द्वारा अपनी पुस्तिका में लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि चिन्हों का चिन्ह, जैसे आपके बुक में ये आ गया चिन्ह, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे बात हो रहा है पुण्यग्राम का, पुण्यग्राम, प्रश्नग्राम, ये सब का मतलब क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप, सबका यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके नीचे भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। उसके नीचे लास्ट में हम लोग को ये दिया हुआ है, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अथवा इसकी लिपि भी अलग अलग है। हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। मतलब सब अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग लिपि, अलग अलग स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत भाषा सबका हमारा देवनागरी लिपि, उसके बाद रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि और फारसी लिपि। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है हम लोग को एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे लिखा है, मानव, मानव सभ्यता के साथ साथ भाषा और लिपि दोनों का विकास हुआ है। भाषा के विकास के साथ भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित कर नियमों में बांधने की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि भाषा का एक मानक रूप हो सके।
इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए। इसका मतलब है कि उसको एक ज़रूरत थी, हमारे ग्रामर को, हमारे व्याकरण को एक ज़रूरत थी उस भाषा की, ताकि उसको एक मानक रूप दिया जा सके, मानक रूप उसका हो सके। इसलिए व्याकरण को नियम बनाए गए। इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए, उसके रूल्स, व्याकरण के नियम बनाए गए। ठीक है, यहाँ भी लिखा है इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब व्याकरण का शास्त्र, आप लोग तो शास्त्र जानते होंगे, व्याकरण का शास्त्र जिससे भाषा का शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप ज्ञात हो सके, मतलब भाषा का अच्छा रूप और उसका अशुद्ध बुरा रूप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए उदाहरणों को समझो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, राम पत्र लिख रहा है, और दूसरे पिक्चर में मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अशुद्ध कैटेगरी में आता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे है राम तो मेल जेंडर हुआ, पुरुष जाति का हुआ। राम पत्र लिख रहा है। ठीक है, राम पत्र लिख रहा है, ये कोई फीमेल तो नहीं है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए राम पत्र लिख रहा है यहाँ पे होगा, नहीं राम पत्र लिख रही है। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल अशुद्ध का, और ये भी एक एग्जाम्पल है अशुद्ध का। मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे रही हूँ नहीं रहा हूँ होगा। ठीक है, ये भी अशुद्ध है। बच्चों, उपयुक्त दोनों वाक्य गलत है। पहले वाक्य में राम एक लड़का है, लड़की नहीं, अतः शुद्ध वाक्य होगा राम पत्र लिख रहा है। दूसरे वाक्य में लड़का अपने पिताजी के साथ घूमने जा रहा है, अतः शुद्ध वाक्य होगा मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जा रहा हूँ, नहीं कि रही हूँ। ठीक है, कोई वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से ही मिलती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ, बाय।